सोचिए, दिसंबर 1995 की एक सर्द सुबह। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक किसान है, रोज की तरह अपने खेत पर जाता है और उसे कुछ अजीब सा दिखता है। क्या? पैराशूट और कुछ बड़े लकड़ी के बक्से टीले पर पड़े हुए। अच्छा। हाँ, तो उत्सुकता में जब वो उन्हें खोलता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो बक्से भरे थे जानलेवा हथियारों से। ओ बाप रे, हथियारों से? हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। भारत के सबसे पेचीदा, सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक पुरुलिया शस्त्र ड्रॉप केस। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप, हाँ सुना है इसके बारे में। 1995 की घटना है ये। बिल्कुल, 17 दिसंबर 1995 की रात एक अनजान विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसा, टन भर हथियार गिराए और गायब हो गया। आज हम इसी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर कुछ अंश हैं पुरुलिया शस्त्र ड्रॉप केस और पुरुलिया शस्त्रपात, आकाश से गिरे मौत के बक्से जैसे दस्तावेजों से। बिल्कुल, और इन स्रोतों की मदद से हमारा मकसद यही समझना है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मतलब ये खतरनाक हथियार कहाँ से आए, किसके लिए थे, इस पूरी कहानी के पीछे कौन लोग थे, और सबसे जरूरी कौन से सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 1995 को पाकिस्तान के कराची शहर से। एक पुराना सोवियत एंटोनोव AN-26 कार्गो विमान उड़ान भरता है। AN-26, ओके। मंजिल बताई जाती है ढाका, बांग्लादेश। कई घंटे तक भारतीय हवा में उड़ता रहा। फिर शाम करीब 5:45 बजे ये विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरता है। वाराणसी में? वजह बताई गई ईंधन भरवाना, मतलब रिफ्यूलिंग। अच्छा, और यहीं से मामला थोड़ा अजीब होने लगता है। विमान वाराणसी में रुका और वो भी करीब 4 घंटे। 4 घंटे? हाँ, ये तो काफी लंबा समय है रिफ्यूलिंग के लिए। एग्जैक्टली। रात 10 बजे जब वो दोबारा उड़ान भरता है तो अपने तय रास्ते, मतलब ढाका वाले रास्ते पर जाने के बजाय बिहार में गया के पास पहुंचने पर अचानक अपना रास्ता बदल लेता है। ये एक बड़ी गड़बड़ थी जिसकी किसी को, मतलब किसी भी कंट्रोल टावर को भनक नहीं लगी। और वो मुड़ गया पश्चिम बंगाल की तरफ। हाँ, पश्चिम बंगाल के एक बेहद पिछड़े इलाके पुरुलिया की तरफ बढ़ रहा था विमान। सोचिए, वो घनी अंधेरी रात थी। विमान पुरुलिया के झालदा, घंटाका, बेलामू, मारामू जैसे छोटे अनजान गांव के ऊपर उड़ रहा था, और वो भी बहुत नीचे। हाँ, और फिर अचानक आसमान से पैराशूट के सहारे लकड़ी के 3 भारी बक्से गिरा दिए गए, धड़ाम। और इसके बाद विमान का क्या हुआ? इसके बाद और भी हैरान करने वाली बात यह है कि विमान बिना किसी रोक टोक के कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। कोलकाता पहुंच गया? हाँ, वहाँ फिर से रिफ्यूलिंग की और फिर आगे की यात्रा पर निकल गया। कहा जाता है कि वो थाईलैंड की तरफ गया था। और ये सब होता रहा और हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC और वायुसेना, किसी को पता नहीं चला? किसी को नहीं। यही तो सबसे बड़ा सवाल था। बाद में थे उनमें इतना बड़ा हथियारों का जखीरा था कि कोई छोटी मोटी जंग आराम से छेड़ी जा सकती थी। हाँ, स्रोतों के मुताबिक उन बक्सों में करीब 4 टन वजनी हथियार थे। सोचिए, 4 टन। क्या क्या था उसमें? देखिए, इसमें सैकड़ों AK-47 राइफलें थीं। AK-47? हाँ, RPG रॉकेट लॉन्चर थे, 9mm पिस्तौलें थीं, स्नाइपर राइफलें थीं, नाइट विजन दूरबीनें, सैकड़ों हैंड ग्रेनेड और एंटी टैंक ग्रेनेड, और गोलियां हजारों में। बाप रे, मतलब पूरी तैयारी थी। किसी छोटी सेना को लेस करने के लिए काफी सामान था ये। बिल्कुल। और एक और गड़बड़ हुई थी ना, जब तक पुलिस मौके पर पहुंची। हाँ, तब तक कुछ उत्सुक या शायद लालची ग्रामीणों ने बक्से खोलकर कुछ हथियार निकाल लिए थे और अपने घरों में छुपा दिए थे। अरे नहीं। हाँ, पुलिस को लाउडस्पीकर पर घोषणा करनी पड़ी कि भाई जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं वो उन्हें वापस कर दें। घर घर तलाशी ली गई। कुछ मिला? हाँ, कई AK-47 राइफलें बरामद भी हुई। लेकिन सोचिए, कितने खतरनाक हथियार आम लोगों के हाथ लग गए थे, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए सही। जैसे ये खबर मीडिया में आई होगी, पूरे देश में तहलका मच गया होगा। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल सरकार से लेकर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तक सब हिल रहे। सुरक्षा एजेंसियों में तो अफरा तफरी मच गई, सवाल उठने लगे कि आखिर ये हथियार भारत की धरती पर क्यों लाए गए, कौन था इन्हें भेजने वाला, और ये किसके लिए थे। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी की जुबान पर था,
हमारी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज, एटीसी, भारतीय वायुसेना, किसी को कैसे पता नहीं चला? हाँ, कि एक अनजान विमान आता है, हथियार गिराता है और आराम से चला जाता है। ये सवाल तो बहुत गंभीर थे। और कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तो अभी बाकी था। वो क्या? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हथियार गिराने के सिर्फ 4 दिन बाद, मतलब 22 दिसंबर को, हाँ, वही AN-26 विमान अपने क्रू के साथ दोबारा भारत में दाखिल हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? वही प्लेन? हाँ, वही प्लेन चेन्नई में रिफ्यूलिंग की और फिर मुंबई की ओर उड़ रहा था। ये तो कमाल की बेवकूफी है या कुछ और? और सुनिए, इस मिशन का मास्टरमाइंड माना जाने वाला डेनमार्क का किम डेवी, जिसका असली नाम नील्स ह्यूग या नील्स क्रिश्चियन नील्सन बताया जाता है, वो भी विमान में सवार था। वो भी? हाँ, पता नहीं उसे किस बात का इतना भरोसा था, मतलब वो पकड़ा नहीं जाएगा, जबकि पूरे भारत में उस विमान की तलाश हो रही थी। ये तो सीधे सीधे शेर की मांद में घुसने जैसा था। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। नहीं, पुरुलिया घटना के बाद भारतीय वायुसेना पर काफी उंगलियां उठी थी, तो वो इस बार ज्यादा चौकस थी। अच्छा। जैसे ही पता चला कि ये संदिग्ध विमान बिना जरूरी क्लियरेंस के चेन्नई से मुंबई की तरफ बढ़ रहा है, वायुसेना हरकत में आ गई। क्या किया वायुसेना ने? गुजरात के भुज एयरबेस से 2 MiG-21 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। MiG-21? हाँ, MiG-21 विमानों ने AN-26 को हवा में घेर लिया और सीधा संदेश दिया, या तो तुरंत मुंबई में लैंड करो या फिर मार गिराए जाओगे। सीधा अल्टीमेटम? बिल्कुल, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो फिर लैंड किया? हाँ, इस सीधी धमकी के बाद विमान मुंबई एयरपोर्ट की तरफ नीचे उतरने लगा। अब किम डेवी वो बुरी तरह घबरा गया। उसने आनन फानन में अपने ब्रीफकेस से कुछ जरूरी कागज निकाले, उनके टुकड़े किए, उन्हें जलाया और टॉयलेट में फ्लश कर दिया। सबूत मिटाने की कोशिश? हाँ, इतना ही नहीं, उसने 4 फ्लॉपी डिस्क, उस जमाने में डेटा स्टोर करने के काम आती थी, उन्हें भी तोड़कर जला दिया। ये सब करते करते प्लेन मुंबई के रनवे पर उतर चुका था। इस बार प्लेन में कितने लोग थे? इस बार विमान में 7 लोग थे। किम डेवी, एक ब्रिटिश हथियार डीलर पीटर ब्लीच और 5 लाटविया देश के क्रू मेंबर्स। पीटर ब्लीच, ये नया नाम है। हाँ, ये भी अहम किरदार है। वो सिंगापुर वाला दीपक मणिकन जो कराची में लॉजिस्टिक्स के लिए मिला था, वो इस वापसी की उड़ान में साथ नहीं था। ओके, और अब सुनिए लापरवाही की इंतहा। क्या हुआ एयरपोर्ट पर? इतने हाई प्रोफाइल संदिग्ध विमान को जबरदस्ती उतारा गया था, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त कोई सुरक्षा बल, कोई पुलिस, कोई एजेंसी, कोई मौजूद नहीं था। सीरियसली? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी को खबर ही ना हो। कुछ देर बाद जब 2 एयरपोर्ट अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने क्रू को हिरासत में लेने या पूछताछ करने के बजाय उनसे विमान की लैंडिंग फीस मांग ली। लैंडिंग फीस? कमाल है, मतलब मामला इतना सीरियस है और वो लोग फीस मांग रहे हैं। किम डेवी शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत तैयार हो गया। हाँ? फीस चुकाने के बहाने वो एक अधिकारी के साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ गया और गायब हो गया। हवा में जैसे घुल गया हो। भाग गया एयरपोर्ट से? हाँ, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो स्रोतों में बताई गई है वो ये कि उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की 2 सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां, उनके अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। क्या IB और रॉ के लोग वहाँ थे, फिर भी डेवी भाग निकला? ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? काफी देर बाद रात करीब 2:30 बजे IB के एक अधिकारी ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर RD त्यागी को फोन किया। तब जाकर पुलिस हरकत में आई। और फिर पुलिस ने प्लेन की तलाशी ली, जिसमें कुछ और स्नाइपर राइफलें मिली। तभी किम डेवी का साथी, वो ब्रिटिश हथियार डीलर पीटर ब्लीच, वो टूट गया। उसने क्या कहा? उसने कबूल कर लिया कि हाँ, यही वो विमान है जिससे पुरुलिया में हथियार गिराए गए थे। अच्छा, तो ब्लीच ने मान लिया। इसके बाद पीटर ब्लीच और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, और मामला इतना गंभीर था कि पश्चिम बंगाल पुलिस से जांच लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी गई। CBI, ठीक है। CBI ने जांच शुरू की, 5 लैटवियन क्रू मेंबर से पूछताछ की। ज्यादा कुछ नहीं निकला उनसे। क्यों? उन्हें तो यही बताया गया था कि ये कोई मानवीय सहायता मिशन है, गरीबों के लिए सामान ले जा रहे हैं। उन्हें असलियत का पता तो बीच रास्ते में चला था, जब डेली ने हथियार पैक करना शुरू किया था। अच्छा, तो मतलब उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन वो ब्रिटिश हथियार डीलर पीटर ब्लीच, उसके पास बताने को बहुत कुछ था। हाँ,
शायद उसे लगा कि अगर वो सीबीआई का सहयोग करेगा तो बच जाएगा या सजा कम हो जाएगी। हो सकता है। उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने बताया कि उसकी मुलाकात किम डेवी से अगस्त 1995 में हुई थी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। ओके। डेवी ने उसे बताया था कि वो भारत में किसी चरमपंथी संगठन के लिए बड़ी मात्रा में हथियार खरीदना चाहता है। शुरुआत में तो बात 2500 AK-47 राइफलों और 15 लाख गोलियों की हुई थी। सोचिए, 15 लाख गोलियां। लेकिन आखिर में ऑर्डर छोटा कर दिया गया, उतना ही जितना पुरुलिया में मिला था। और फिर ब्लीच ने एक और धमाका किया। उसने बताया कि वो खुद ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के संपर्क में था। क्या MI5? ब्रिटिश इंटेलिजेंस? हाँ, उसने डेवी से हुई इस डील की जानकारी MI5 को दी थी, लेकिन MI5 ने उसे हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया, पर यह भी कहा कि वो इस प्रक्रिया में शामिल रहे और देखते रहें कि क्या होता है। ये बात तो बहुत अजीब है। मतलब एक खुफिया एजेंसी को पता है कि गैर कानूनी हथियारों का सौदा हो रहा है और वो उसे रोकने के बजाय सिर्फ निगरानी करने को कहती है। MI5 का असली मकसद क्या था? स्रोत इस पर ज्यादा कुछ नहीं बताते। नहीं, बस इतना ही पता चलता है। खैर, जब ब्लीच ने हथियार देने से मना कर दिया तो डेवी ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। उसने बुल्गारिया की एक हथियार कंपनी किंटेक्स से हथियार खरीदे और इसके लिए उसने एक फर्जी एंड यूजर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है एंड यूजर सर्टिफिकेट? ये एक तरह का गारंटी पत्र होता है। इसमें लिखा होता है कि हथियार किस देश की सेना या सरकार द्वारा अधिकृत संस्था के लिए खरीदे जा रहे हैं। ये पक्का करने के लिए कि हथियार गलत हाथों में ना पड़े। अच्छा, डेवी ने झूठा सर्टिफिकेट बनवाया। उसमें दिखाया कि यह हथियार बांग्लादेशी सेना के लिए है और उस पर बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद शोबित अली भुइया के जाली दस्तखत भी थे। मतलब पूरा फ्रॉड। बिल्कुल। ब्लीच ने भले ही हथियार नहीं दिए, लेकिन उसने वो AN-26 विमान और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स का इंतजाम करने में डेवी की मदद जरूर की थी। और क्रू को अंधेरे में रखा गया था। हाँ, विमान 12 दिसंबर 1995 को बुल्गारिया के बरगस शहर से उड़ा, तुर्की और ईरान होते हुए 13 दिसंबर को कराची पहुंचा। वहाँ वो 17 दिसंबर तक रुका रहा। कराची में ही वो दीपक मणिकन मिला था ना? हाँ, सिंगापुर का रहने वाला भारतीय मूल का। वो लॉजिस्टिक्स यानी सामान लाने ले जाने और बाकी इंतजाम देखने के लिए रखा गया था। क्रू मेंबर्स को असलियत तब पता चली जब 17 दिसंबर को कराची से उड़ान भरने के बाद बीच हवा में डेवी ने बक्से खोलकर हथियार पैक करना शुरू किया। जाहिर है वो चौंक गए होंगे, पर डेवी ने उन्हें जैसे तैसे साथ देने के लिए मना लिया। ब्लीच ने सीबीआई को यह भी बताया कि उसे पूरा यकीन था कि भारतीय एजेंसियां विमान को पकड़ लेंगी, खासकर जब वो वाराणसी में उतरा था। हाँ, उसने कहा कि जब ऐसा नहीं हुआ और हथियार आसानी से गिरा दिए गए तो वो खुद हैरान रह गया। उसे शायद उम्मीद थी कि पकड़े जाने पर MI5 उसे बचा लेगी। और उसने एक और दिलचस्प बात बताई थी ना, लोकेशन की गलती वाली। हाँ, कि रात के अंधेरे और शायद हड़बड़ी में पायलट से लोकेशन की गलती हुई और हथियार असल टारगेट के बजाय थोड़ी गलत जगह गिर गए। इसी वजह से वो ग्रामीणों के हाथ लग गए और पूरा मामला खुल गया, वरना शायद पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो ये एक गलती थी ब्लीच के हिसाब से तो हाँ। और उसने ये भी बताया कि ढाका ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए उन्हें थाईलैंड के फुकेट जाना पड़ा था। इतना सब बताने के बाद सीबीआई ने वो सबसे बड़ा सवाल पूछा होगा जिसकी सबको तलाश थी, आखिर ये हथियार थे किसके लिए? हाँ, और पीटर ब्लीच ने एक नाम लिया। किसका? आनंद मार्ग। आनंद मार्ग? ये तो एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है ना? हाँ बिल्कुल। इसकी स्थापना 1955 में प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने की थी और इसका मुख्यालय पुरुलिया जिले में ही है, आनंद नगर नाम की जगह पर। लेकिन आनंद मार्ग का हथियारों से क्या लेना देना? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। उस वक्त पश्चिम बंगाल में CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और सरकार और आनंद मार्ग के बीच रिश्ते कह सकते हैं कि काफी तनाव भरे थे। क्यों? क्या वजह थी? CPI आनंद मार्ग को सिर्फ एक आध्यात्मिक संगठन नहीं मानती थी। उसे लगता था कि ये एक हिंसक और संदिग्ध गतिविधियों वाला समूह है। आनंद मार्ग पर कुछ अजीब प्रथाओं के आरोप भी लगते थे, जैसे मानव खोपड़ियों के साथ नृत्य करना। मानव खोपड़ियों के साथ नृत्य? हाँ, ऐसे आरोप थे। संगठन के पास काफी संपत्ति कैसे आई, इस पर भी सवाल उठते थे। यहाँ तक कि संस्थापक प्रभात रंजन सरकार की पत्नी
उमा शंकर ने भी बाद में संगठन छोड़कर उस पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए थे। अच्छा। और 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरकार ने आनंद मार्ग पर बैन भी लगा दिया था। हालांकि ये बैन 1977 में हटा लिया गया। लेकिन दुश्मनी और गहरी कब हुई? कोई खास घटना? हाँ, 30 अप्रैल 1982 को कोलकाता के तिलजला इलाके में एक भयानक घटना हुई। एक गुस्साई भीड़ ने आनंद मार्ग के 17 सन्यासियों, जिनमें 2 नन भी थीं, उनकी पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। 17 लोगों की हत्या क्यों? आरोप लगे कि भीड़ को किसी ने ये अफवाह फैलाकर भड़काया था कि आनंद मार्गी बच्चों को अगवा करते हैं। ओह। आनंद मार्ग ने इस हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर सीपीआईएम को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि ये सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने करवाया है। दूसरी तरफ सीपीआईएम ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। तो दोनों के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा था। तो पीटर ब्लीच का यही कहना था कि शायद इसी दुश्मनी की वजह से, हाँ, कि सीपीआईएम के कथित हमलों से अपनी सुरक्षा के लिए या शायद उनसे लड़ने के लिए किम डेवी आनंद मार्ग के लिए ये हथियार ला रहा था। ये ब्लीच का दावा था। ब्लीच के इस बयान के बाद सीबीआई ने अपनी जांच आनंद मार्ग पर केंद्रित कर दी होगी। बिल्कुल। आनंद मार्ग के 11 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनसे पूछताछ में कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो उन्हें छोड़ना पड़ा। और छापे भी मारे गए थे ना आश्रमों पर। हाँ, सीबीआई ने आनंद मार्ग के कई आश्रमों और केंद्रों पर छापे मारे। स्रोतों के अनुसार इन छापों में कुछ जगहों से मानव खोपड़ियां मिली। फिर से खोपड़ियां? हाँ, जिससे आनंद मार्ग पर शक और गहरा हो गया। फिर चार्जशीट का क्या हुआ? 1996 में सीबीआई ने कलकत्ता की सिटी सेशंस कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दायर की। किम डेवी को मुख्य साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड बनाया गया। पीटर ब्लीच और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को सह अभियुक्त। और आनंद मार्ग? चार्जशीट में सीबीआई ने आनंद मार्ग पर शक तो जाहिर किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विमान से पुरुलिया की एक सफेद इमारत की तस्वीरें मिली हैं और सीबीआई को शक था कि ये इमारत आनंद मार्ग की कोई ट्रेनिंग की जगह हो सकती है। फिर फैसला कब आया? करीब 4 साल तक मुकदमा चला। फिर साल 2000 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। क्या था फैसला? पीटर ब्लीच और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गंभीर अपराधों का दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास? और आनंद मार्ग का क्या हुआ? आनंद मार्ग को इस मामले में बरी कर दिया गया। बरी कर दिया? क्यों? अदालत में माना कि सीबीआई आनंद मार्ग का इस हथियार कांड से सीधा कोई कनेक्शन साबित नहीं कर पाई है। उसके पास आनंद मार्ग के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत या गवाह नहीं थे। वो तस्वीरें और शक काफी नहीं थे। आनंद मार्ग ने इस फैसले का स्वागत किया होगा। हाँ, उनके प्रवक्ता भावेश नंदा अवधूता ने कहा कि ये फैसला साबित करता है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया। क्या? कि आखिर मुख्य आरोपी किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन से कैसे फरार हो गया? उसे किसने भगाया? ये सवाल वाकई अहम था। हाँ, ये सवाल तो अब भी है। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिन्हें सजा हुई थी वो भी ज्यादा दिन जेल में नहीं रहे। मतलब वो भी छूट गए? हाँ, ये भी इस केस का एक अजीब पहलू है। 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स जो जेल में रहते हुए रूसी नागरिक बन चुके थे। रूसी नागरिक? हाँ, उन्हें सजा के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2000 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने विशेष माफी दे दी और उन्हें रिहा कर दिया गया। माफी दे दी? क्यों? बताया जाता है कि ये फैसला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले लिया गया था और रूस सरकार के अनुरोध पर एक सद्भावना संकेत के तौर पर उन्हें छोड़ा गया। अच्छा, मतलब डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का खेल। बिल्कुल। और फिर बारी आई पीटर ब्लीच की। उसे भी छोड़ दिया? हाँ, फरवरी 2004 में ब्रिटिश सरकार ने भी भारत सरकार से ब्लीच की रिहाई का अनुरोध किया। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के अनुरोध को मानते हुए पीटर ब्लीच की सजा माफ कर दी और उसे भी रिहा कर दिया गया। कमाल है। तो नतीजा ये हुआ कि इस सनसनीखेज मामले में पकड़े गए सभी विदेशी नागरिक, 5 लैटवियन अब रूसी क्रू मेंबर्स और ब्रिटिश हथियार डीलर पीटर ब्लीच सबके सब कुछ ही सालों में आजाद हो गए। हाँ, सिर्फ एक शख्स बचा था, मास्टरमाइंड किम डेवी, जो अभी भी फरार था। उसका क्या हुआ? वो कहाँ था? किम डेवी भागकर वापस अपने देश डेनमार्क पहुंच गया था।
भारत सरकार उसे पकड़ना चाहती थी। इंटरपोल ने भारत के अनुरोध पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। रेड कॉर्नर नोटिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट। हाँ बिल्कुल, इसी नोटिस के आधार पर साल 2001 में किम डेवी को डेनमार्क में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हो गया तो फिर उसे भारत लाया गया होगा? नहीं, भारत ने डेवी को भारत लाकर मुकदमा चलाने के लिए उसके प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन की कोशिशें तेज कर दी। 2007 में प्रक्रिया शुरू हुई। 2010 में डेनमार्क सरकार भारत को डेवी का प्रत्यर्पण करने के लिए राजी भी हो गई। लगा कि अब डेवी भारत लाया जाएगा और पुरुलिया केस का पूरा सच सामने आएगा। लेकिन फिर एक पेंच फंस गया। 2011 में डेनमार्क की हाई कोर्ट ने डेवी के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। किस आधार पर? कोर्ट ने कहा कि भारत की जेलों की हालत ठीक नहीं है और वहां डेवी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा सकता है। इस आधार पर प्रत्यर्पण का फैसला रद्द कर दिया गया। ये तो भारत के लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। और इसके बाद लगभग 15 साल तक गायब रहने वाला किम डेवी अचानक दुनिया के सामने आया। हाँ, 2011 में उसने कई इंटरव्यू दिए और ऐसे सनसनीखेज दावे किए जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। क्या कहा उसने? सबसे पहले तो उसने पीटर ब्लीच की बात की पुष्टि की। उसने माना कि हाँ, वो लंबे समय से आनंद मार्ग संगठन से जुड़ा हुआ था और वो हथियार आनंद मार्गियों की सुरक्षा के लिए ही ला रहा था ताकि वो पश्चिम बंगाल की CPIM सरकार के कथित हमलों और हिंसा का मुकाबला कर सके। ये तो उसने पहले वाली बात ही दोहराई। हाँ, लेकिन फिर उसने एक ऐसा दावा किया जिसने भारत में भूचाल ला दिया। डेवी ने कहा कि ये पूरा हथियार गिराने का ऑपरेशन चोरी छिपे नहीं हुआ था। मतलब? भारत सरकार के कुछ लोगों को इसकी पहले से पूरी जानकारी थी। क्या रॉ को पता था? भारत सरकार को पता था? ये कैसे हो सकता है? डेवी का आरोप था कि ये असल में केंद्र में बैठे तत्कालीन कांग्रेस सरकार की एक गुप्त योजना थी। मकसद था पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को अस्थिर करना। वो चाहता था कि आनंद मार्ग इन हथियारों का इस्तेमाल करके हंगामा करे, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का बहाना मिल जाए। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है, सीधे भारत सरकार और रॉ पर। बहुत गंभीर। जाहिर है भारत सरकार और CBI ने डेवी के इन सभी आरोपों को तुरंत और सिरे से खारिज कर दिया। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि डेवी प्रत्यार्पण से बचने के लिए और पूरे मामले को भटकाने के लिए ये सब झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। डेवी यही नहीं रुका, उसने बाद में एक किताब भी लिखी। अच्छा, किताब भी लिखी? दावा किया। उसने लिखा कि 22 दिसंबर 1995 को मुंबई एयरपोर्ट से भागने के बाद वो पुणे गया और फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली? हाँ, दिल्ली में वो बिहार के एक तत्कालीन सांसद पप्पू यादव के सरकारी आवास पर रुका। देवी ने दावा किया कि वहीं पर पप्पू यादव और CBI के उस वक्त के जॉइंट डायरेक्टर JK दत्त ने उससे मुलाकात की। CBI के जॉइंट डायरेक्टर ने? हाँ। देवी का यही दावा था और उसने कहा कि उन दोनों ने उसके नेपाल भागने का पूरा इंतजाम करवाया। ये तो यकीन करना भी मुश्किल है, CBI का अधिकारी भगाने में मदद कर रहा है। हालांकि ये बताना जरूरी है कि हमारे स्रोत सिर्फ ये बताते हैं कि डेवी ने अपनी किताब में ये दावा किया है। हाँ। बिल्कुल, इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि या खंडन इन स्रोतों में नहीं मिलता। ये सिर्फ डेवी का पक्ष है। सही। तो मतलब इतने सालों बाद भी पुरुलिया शस्त्र ड्रॉप केस एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कई सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या वाकई सिर्फ किम डेवी ही था या उसके पीछे कोई और ताकतें थी, कोई बड़ा नेटवर्क? क्या इस मामले में किसी भारतीय या विदेशी सरकारी एजेंसी की कोई भूमिका थी, जैसा किम डेवी ने आरोप लगाया? MI5 का क्या रोल था, रॉ का? और सुरक्षा में इतनी बड़ी छूट, वाराणसी में विमान का न पकड़ा जाना, हथियार गिराने की घटना का पता न चलना, ये सब कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी? और सबसे बड़ा रहस्य, किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट से कैसे भागा? क्या ये सिर्फ सुरक्षा कर्मियों की नाकामी थी या उसे भगाने में किसी ने अंदर से मदद की थी? अगर मदद की थी तो किसने और क्यों? पूरा सच क्या है? ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। तो ये थी पुरुलिया शस्त्र ड्रॉप केस की उलझी हुई परत दर परत खुलती कहानी। एक अनजान विमान का भारतीय आसमान में हथियार बरसाना
उसका अजीबोगरीब तरीके से पकड़ा जाना, फिर मुख्य आरोपी का उससे भी ज्यादा रहस्यमयी तरीके से फरार हो जाना, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और खुफिया एजेंसियों की मिलीभगत के सनसनीखेज आरोप, और आखिर में लगभग सभी दोषियों की रिहाई, सब छूट गए। इन स्रोतों में सामने आए तथ्यों को अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय हथियारों का सौदा, MI5 और रॉ जैसी बड़ी खुफिया एजेंसियों के नाम का बार बार आना, किम डेवी के सीधे राजनीतिक आरोप और घटनाओं का अविश्वसनीय क्रम, खासकर डेवी का मुंबई एयरपोर्ट से यूं गायब हो जाना, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि किसी देश की सीमाओं के अंदर होने वाली घटनाओं के पीछे वाकई अदृश्य शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय ताकतें काम कर रही हों, जैसा डेवी के आरोप इशारा करते हैं? या फिर हमें इस नजरिए से सोचना चाहिए कि इस जटिल घटना में, जिसमें बहुत सोची समझी प्लानिंग भी थी, जैसे हथियार खरीदना, रास्ता तय करना, हाँ, और उतने ही बड़ी गलतियां भी थी, जैसे गलत जगह हथियार गिराना, विमान पकड़ने में नाकामी, डेवी का भाग जाना। एग्जैक्टली। तो कितना हिस्सा गहरी साजिश का था और कितना हिस्सा महज नाकाबिलियत, लापरवाही या बस किस्मत का खेल था? शायद इन सवालों के जवाब हमेशा एक रहस्य बनकर ही रह जाएं। एक ऐसा रहस्य जिस पे शायद कभी पर्दा न उठे।